हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने आपको भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित 25 प्रश्नों का एक वीडियो दिया था और भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित मैंने 3 वीडियो दिए हैं। आप तीनों वीडियो को अच्छे से देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ उसका विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे पहले मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित दिया है, जिसमें मैंने 3 वीडियो दिया है। और आज हम जो हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे वह डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है हम उसे देखेंगे। तो आज के वीडियो में सबसे पहले आपको डॉक्टर नगेंद्र जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उनके जीवन से संबंधित बिंदुओं को मैं बताऊंगा। उसके बाद उनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, उसको देखेंगे। और उसके बाद डॉक्टर नागेंद्र जी ने काल विभाजन हिंदी साहित्य में किस प्रकार किया है, क्या समय रहा है, उसे देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, आपके सिलेबस में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है यह। तो बिना समय को गवाए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास हम देखेंगे और लेखक कौन है, डॉक्टर नागेंद्र हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उसे देख लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट है उसे देख लेते हैं। पहला पॉइंट है डॉक्टर नगेंद्र हिंदी के प्रमुख आधुनिक आलोचक एवं सुलझे हुए विचारक और गहरे विश्लेषक। डॉक्टर नगेंद्र जो है वह आलोचनात्मक रचनाएं इन्होंने काफ़ी किए हैं और उन्हीं से इनको पहचान मिली है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र हिंदी के प्रमुख आधुनिक आलोचक, सुलझे हुए विचारक और गहरे विश्लेषक हैं। नेक्स्ट बिंदु है जिसमें डॉक्टर नगेंद्र जी का जन्म कब हुआ उसके बारे में है, तो देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 9 मार्च 1915 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनका निधन कब हुआ है, तो 27 अक्टूबर 1999 नई दिल्ली में। तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलिए देखते हैं अब आगे का तीसरा पॉइंट। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने अपना साहित्यिक जीवन कवि के रूप में प्रारंभ किया। डॉक्टर नगेंद्र जी की जो पहचान है नगेंद्र जी की, वह है आलोचनात्मक रचनाओं से ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने जब अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया था तो सबसे पहले उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया था। इसलिए कहा गया है डॉक्टर नगेंद्र ने अपना साहित्यिक जीवन कवि के रूप में प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट, जब इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन कवि के रूप में प्रारंभ किया तो इनका जो पहला काव्य वह कौन सा है और कब प्रकाशित हुआ, देखिए नीचे का पॉइंट है। डॉक्टर नगेंद्र का पहला काव्य संग्रह वनबाला है और यह किस वर्ष प्रकाशित हुआ है, तो 1937 में प्रकाशित हुआ है। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। फिर से देख लीजिए, डॉक्टर नगेंद्र का पहला काव्य संग्रह वनबाला और वर्ष 1937 में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है उनके शिक्षा से संबंधित है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी और अंग्रेजी में एमए, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में एमए किया और उसके बाद उनको डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई है। ठीक है, और डीलिट की उपाधि जो उन्हें प्राप्त हुई, इसमें एक बिंदु बताया गया है कि उनके द्वारा 2 रचना की गई थी, रीति काव्य की भूमिका और देव और उनकी कविता। ये 2 है, पहला है रीति काव्य की भूमिका और दूसरा है देव और उनकी कविता। ये जो इनकी रचना की गई थी, इनकी रचना नगेंद्र जी के द्वारा जो की गई थी, उसमें जब ये पीएचडी कर रहे थे उस वक्त की गई थी और इनकी 2 रचनाओं से प्रभावित होकर के ही बाद में उन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शिक्षा के बाद इन्होंने कार्य प्रारंभ किया और सबसे पहले इन्होंने कार्य कहाँ पर शुरू किया, तो इन्होंने सबसे पहला कार्य आकाशवाणी से कार्य की शुरुआत की। पहली जो नौकरी इन्होंने की वो आकाशवाणी से की और उसके बाद 1952 में दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद से निवृत्त हुए। यानी कि इन्होंने 1952 में दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और अंतिम रिटायरमेंट तक वो बने रहे हैं। ठीक है,
और इसी संदर्भ में बताया गया है कि जब ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो उस वक्त हिंदी से संबंधित जितनी भी संस्थाएं थी उसमें डॉक्टर नगेंद्र जी का योगदान काफ़ी रहा है। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा भी जितनी भी संस्थाएं हिंदी से संबंधित हैं उनमें भी उनका योगदान रहा, वो कुछ न कुछ पदों पर स्थापित रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है। और इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र जी का हिंदी के प्रति जो उनका योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, देख लीजिए। नेक्स्ट है साहित्यिक संदेश, एक पत्रिका है, उसमें बताया जा रहा है कि साहित्यिक संदेश में प्रकाशित डॉक्टर नगेंद्र की 3 आलोचनात्मक कृतियाँ। सबसे पहले जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं तो उनमें 3 है जो कहाँ पर प्रकाशित हुई थी, तो साहित्य संदेश में। वो 3 सर्वप्रथम कौन सी आलोचनात्मक रचना है उसे देख लेते हैं। तो पहला है सुमित्रा नंदन पंत, और ये कब प्रकाशित हुई, तो 1938 में। दूसरा है साकेत एक अध्ययन, यह प्रकाशित हुई है 1939 में। और तीसरा आधुनिक हिंदी नाटक 1940 में। यह इंपॉर्टेंट है, आधुनिक हिंदी नाटक, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं रचना संबंधित कि आधुनिक हिंदी नाटक के रचनाकार कौन है, तो आपका आंसर डॉक्टर नगेंद्र होगा। तो इसे याद रखिएगा, ये तीनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इनकी जो रचना हुई थी तो उसकी रचना की उपलब्धि के तौर पर इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो देख लेते हैं कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं इन्हें। पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और यह किस लिए दिया गया, तो रस सिद्धांत इनके द्वारा रचना थी जो 1965 में इन्हें प्राप्त हुआ है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार रस सिद्धांत के लिए 1965 में इन्हें प्रदान किया गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1965 में प्राप्त हुआ। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र जी है, यहाँ प्रिंट नहीं आया था अच्छे से। डॉक्टर नगेंद्र जी को उनकी श्रेष्ठ कवित्व यानी कविता लिखने में के लिए पद्म भूषण और भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर 3 पुरस्कार, और भी पुरस्कार दिए गए हैं इन्हें, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए हैं, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी दिए गए हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1965 में रस सिद्धांत के लिए दिया गया। उसके बाद पद्म भूषण और भारत भारती पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया। तो यहाँ तक आपने देखा, इंपॉर्टेंट है। आगे इनकी जो रचनाएं हैं उन्हें देखते हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं देख लीजिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह क्या है, डॉक्टर नगेंद्र पाश्चात्य आलोचकों से प्रभावित थे। डॉक्टर नगेंद्र भारतीय लेखक जो भी रचनाकार हुए उनसे तो प्रभावित थे ही, जैसे उनके द्वारा ही कहा गया है कि उनकी रचनाओं में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काफ़ी योगदान है, उनसे वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र पाश्चात्य के जो पश्चिम के जो लेखक रहे हैं उनसे भी काफ़ी प्रभावित थे। तो वो कौन कौन से लेखक हैं जिनसे प्रभावित हुए पाश्चात्य के, तो देख लीजिए। डॉक्टर नगेंद्र पाश्चात्य आलोचकों फ्रायड, क्रोचे और I.A. रिचर्ड से प्रभावित थे, और इनकी रचना में ये दिखता भी है, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख कृतियाँ। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ छूट गया है, डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ होगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ वो कौन सी है, तो 3 इससे पहले हम लोगों ने देखा था, वही यहाँ पर है। पहला है सुमित्रा नंदन पंत 1938, दूसरा है साकेत एक अध्ययन 1939, और आधुनिक हिंदी नाटक 1940। तो ये 3 तो हम लोगों ने देखा था, आगे देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है विचार और विवेचन, यह प्रकाशित कब हुआ, 1944 में। नेक्स्ट है विचार और अनुभूति, यह 1949 में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, यह कब प्रकाशित हुआ है, तो 1951 में। नेक्स्ट है विचार और विश्लेषण, यह 1955 में प्रकाशित हुआ है। अरस्तु का काव्य शास्त्र 1957 में। जैसा ऊपर आपने देखा कि पाश्चात्य आलोचक से प्रभावित थे, तो उन्होंने अरस्तु की जो काव्य रचना थी उसका आलोचनात्मक विवरण किया है। तो अरस्तु का काव्य शास्त्र का आलोचनात्मक विवरण कब किया है, तो 1957 में। नेक्स्ट है अनुसंधान और आलोचना, यह 1961 में।
नेक्स्ट है रस सिद्धांत, यह 1964 में लिखा गया था, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें 1965 में प्रदान किया गया है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आलोचक की आस्था, यह है 1966 में। आस्था के चरण 1969 में। नेक्स्ट है नई समीक्षा, नए संदर्भ ये 1970 में। और लास्ट है समस्या और समाधान, यह 1971 में। तो ये उनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ थी, जिसे आपने देखा, और भी हैं लेकिन ये प्रमुख हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट इनके द्वारा जो कविता लिखी गई है, जैसा हमने देखा था कि इन्होंने जो अपनी शुरुआत की थी लेखन का, वो कवि के रूप में किया था, तो उनके द्वारा जो कविता लिखी गई वो कौन सी है? तो पहला तो हमने देखा था वनबाला, जो 1937 में प्रकाशित हुई थी, वो यहाँ पर है। पहला प्रमुख कविता कौन सी है? वनबाला, जो 1937 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद देखिए दो और है, छंदमयी और मर्म कथा। ये 3 प्रमुख कविता थी डॉक्टर नगेंद्र की, इसे याद रखिएगा। डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा पत्रिकाएं भी संपादित की गई हैं, तो वो कौन सी पत्रिकाएं हैं उसे एक नज़र में देख लेते हैं। देखिए संपादित पत्रिकाएं, वार्षिकी, दूसरा है संस्कृति, संस्कृति यहाँ स्पेलिंग गलत होगी, आधा सा होगा, ठीक है, संस्कृति। और तीसरा है देवनागर, इसे याद रखिएगा। संपादित पत्रिकाएं कौन सी है? तो वार्षिकी, संस्कृति और देवनागर। डॉक्टर नगेंद्र जी ने आत्मकथा लिखा है, और उस आत्मकथा का नाम क्या है? अर्ध कथा, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन भी बनता है इससे कि डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा लिखे गए आत्मकथा का नाम कौन सा है या नाम क्या है? तो क्या होगा आपका आंसर? अर्ध कथा, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है यात्रा वित्त, डॉक्टर नगेंद्र जी ने यात्रा वित्त भी लिखा है, तो वह कौन सा है? देखिए 2 लिखा है, तो पहला देख लेते हैं हम लोग, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, ये पहला हो गया। और दूसरा है अप्रवासी की यात्राएं। ये 2 यात्रा वित्त डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा लिखा गया, जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आपने डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा जो रचना की गई है, प्रमुख रचनाओं को आपने देखा, इसे अच्छे से देखिएगा, यह इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डॉक्टर नगेंद्र के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और उनके द्वारा की गई रचनाओं को देखा। अब हम देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया गया है, वह किस प्रकार किया गया है, वर्ष क्या है, और इन्होंने कुछ अन्य जो लेखक हुए, विद्वान हुए, उनसे थोड़ा अलग भी इन्होंने काल विभाजन किया, तो उसे हम लोग देखेंगे अच्छे से। तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम। देखिए यहाँ जैसे मैंने बताया था, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन से संबंधित मैंने डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित 3 वीडियो दिया है, उसे आप लोगों ने देखा ही होगा। तो यहाँ हम आज डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन किया गया है, उसे हम देखते हैं। तो इनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया है वह देखिए यहाँ पर पहला है आदिकाल, और आदिकाल का समय क्या बताया गया है डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा? काल क्या बताया गया है? तो 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, यह क्या किसका समय है? तो आदिकाल का। नेक्स्ट है भक्ति काल, और भक्ति काल का क्या काल है? तो 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक। थर्ड है रीतिकाल, और उसका समय 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, ये रीतिकाल का समय है। और लास्ट है आधुनिक काल, और आधुनिक काल का क्या समय है? तो 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक, यानी कि वर्तमान, अब तक लिखे जो जा रहे हैं। तो ये 4 काल विभाजन है जो डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा किया गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल, और चौथा है आधुनिक काल। और समय यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे अच्छे से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब जैसा कि सभी ने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल काल विभाजन किया है यहाँ पर, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को भी 4 काल में विभाजित किया है। तो वो 4 काल कौन से हैं आधुनिक काल के, उसे हम देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने पॉइंट में लिखा है, डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा आधुनिक काल को भी 4 काल में बांटा गया है, इसे याद रखिएगा।
क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा आधुनिक काल को कितने काल में विभाजित किया गया है? तो आपका आंसर 4 काल होगा। और अगर उसमें कौन से काल हैं क्वेश्चन आता है ऑप्शन के द्वारा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, उसे आंसर देने में आसानी होगी। तो डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा जो आधुनिक काल 4 काल में बांटा गया है, तो वो कौन कौन सा काल है? पहला काल देखिए, पहला काल है पूर्ण जागरण काल, और इसका समय क्या है? तो 1857 से 1900 तक, ठीक है। और इस काल को क्या कहा जाता है? भारतेंदु काल। मैंने भारत दुर्दशा नाटक जब हम लोग पढ़ना शुरू किए थे, तो मैंने पहला वीडियो भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित दिया था। उसमें मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का शुरुआत कब माना गया है? तो 1857, जब भारतेंदु जी के द्वारा लेखन कार्य शुरू किया गया था, तो उस काल को ही भारतेंदु युग कहा गया है। तो वह समय मैंने उस वक्त भी बताया था कि हिंदी साहित्य के में आधुनिक काल का समय 1857 से 1900 तक माना गया है। तो वही यहाँ पर है। तो नगेंद्र जी के द्वारा जो आधुनिक काल का पहला काल है बांटा गया, वो पहला काल है पूर्ण जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल कहते हैं, और उसका समय क्या है? 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है जागरण सुधार काल, और यह है, इस काल को हम द्विवेदी काल भी कह सकते हैं। तो दूसरा है जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल कहा गया, और उसका समय है 1900 से 1918 तक, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है छायावाद काल, और इसका समय क्या है? 1918 से 1938 तक का समय। जैसा ऊपर हम देख रहे हैं कि पूर्ण जागरण काल को भारतेंदु काल भी कहा जा रहा है, जागरण सुधार काल को द्विवेदी काल कहा गया। यहाँ पर तीसरा में छायावाद काल है, उसमें नहीं। तो यहाँ पर जो लेखक हुए, जिनकी रचनाएं महत्वपूर्ण रूप से पढ़ी गई है, लिखी गई है, तो वो किनके द्वारा लिखी गई थी? तो एक निराला है और महादेवी वर्मा, ये प्रमुख है जिनका नाम मैंने यहाँ बता दिया है। तो छायावाद काल में निराला और महादेवी वर्मा से संबंधित कुछ रचनाएं जिन्हें महत्वपूर्णता से दिया गया है, और उसका छायावाद काल का समय क्या है? 1918 से 1938। और चौथा है छायावादोत्तर काल, और जैसा नगेंद्र जी ने आधुनिक काल को 4 भाग में बांटा, उसी तरह जब नगेंद्र जी ने आधुनिक काल को 4 भाग में बांटा, तो जो चौथा काल था छायावादोत्तर काल, उसे भी डॉक्टर नगेंद्र जी ने 2 भाग में बांटा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो 2 कौन है? तो छायावादोत्तर काल को 2 भाग में नगेंद्र जी के द्वारा बांटा गया है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र जी ने छायावादोत्तर काल को 2 भाग में बांटा है। तो वो 2 भाग कौन सा है उसे देख लेते हैं। देखिए, पहला है प्रगति प्रयोग काल, पहला प्रगति प्रयोग काल है, और उसका समय क्या है? 1938 से 1953 तक। और दूसरा है नवलेखन काल, जो वर्तमान में भी लिखा जा रहा है, तो उसका समय क्या बताया गया है? तो 1953 से जो लिखना शुरू हुआ है, 1953 से अब तक, यानी कि वर्तमान और आगे भी, ठीक है। तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने छायावादोत्तर काल को 2 भाग में बांटा। तो वो पहला था प्रगति प्रयोग काल, और दूसरा है नवलेखन काल। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने आज डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है उसे देखा। देखिए, देखने से आपको पता चल रहा है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इन्होंने आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल का काल विभाजन किया। बाद में आधुनिक काल को भी इन्होंने 4 काल में विभाजित किया है। उसमें पहला है पूर्ण जागरण काल, दूसरा है जागरण सुधार काल, तीसरा है छायावाद काल, और चौथा है छायावादोत्तर काल। और फिर छायावादोत्तर काल को भी 2 भाग में बांटा है। उसमें पहला है प्रगति प्रयोग काल और दूसरा है नवलेखन काल। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इसे अच्छे से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो भी आज का वीडियो देखें और इसका फ़ायदा उठा सकें। और वैसे फ्रेंड, जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो तो रेगुलर मैं आप लोगों के लिए वीडियो दे रहा हूँ, तो आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो दिए हैं, जिसमें मैं बता देता हूँ कुछ के बारे में। देखिए, नाटक, कहानी और उपन्यास, ये मैंने पूरा कर दिया है। तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को आप देखें। उसके अलावा भी मैंने पाश्चात्य लेखक से संबंधित भी कुछ दिए हैं, और हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ये वीडियो मैं दे रहा हूँ। अब जो हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें जो काल विभाजन है
आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इस पर वीडियो आएगा। और सबसे पहला वीडियो होगा आदिकाल पर। और ये 4 काल हैं और काफ़ी बड़े हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि इसको कुछ कुछ पार्ट में, जैसे आदिकाल के हो सकते हैं मैं 3 वीडियो लाऊं, तो छोटा छोटा पार्ट में मैं करूंगा, जिससे आपको आसानी होगी पढ़ने में भी, याद करने में भी। तो इस तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।